इतने लोग। प्रज्ञा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का नहीं है? भारती जी, अनुजा जी, पल्लवी जी, आप सब नहीं है एक्साइटेड? ग्रुप में क्यों आ नहीं रहे? चैट बॉक्स में आपने डाला नहीं है क्या? है अनुजा जी ने डाला है, भारती जी का ऐसा है। नाइस। आप अगर एक्साइटेड होंगे कुछ नया सीखने के लिए तो ही आपको मजा आएगा सीखने में और हमें मजा आएगा सिखाने में। जितने लोगों के अभी वीडियो ऑफ है, प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, जिससे आई कांटेक्ट होगा, और आई कांटेक्ट जितना अच्छा होगा उतने अच्छी तरीके से हम बात कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, आपको भी मजा आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। डिबेट। तो अब तक हमने इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग सीखा, एंकरिंग सीखा, पर ये डिबेट क्या है? कौन बताएगा? व्हाट इज डिबेट? किसी को कोई आइडिया है? अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, डिबेट किसे कहते हैं? अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। कौन बताना चाहेगा? नमस्ते सर। नमस्ते। अभिषेक जी बोलिए। मतलब किसी मुद्दे पर आपस में चर्चा करना, वो है डिबेट। मतलब कोई भी टॉपिक है, अगर कोई विषय चल रहा है, कोई मतलब अभी का जो करंट में विषय चल रहा है उस पर आपस में मतलब चर्चा करना, उस पर अपने विचार प्रकट करना, उसको डिबेट कहते हैं। वेरी गुड। आप उस शब्द को पकड़ रहे थे, फिर आपने बोला नहीं। जी। बहस। बहस बोलना जी। चाहते थे ना? जी। हाँ, वो सही है, वो सही है कि किसी एक विषय पे बहस करना, यानी कि वो बहस ऐसे नहीं होती है कि झगड़ा लगे। वो एकदम हेल्दी बहस होती है कि भाई मेरा पॉइंट ये है और आपका पॉइंट ये है, आप अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही। ठीक है। जी सर। आप में तो किसी ने डिबेट में पहले पार्ट लिया हुआ है? खुशबू जी, नहीं। अपने आप म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, किसी ने नहीं लिया ना पार्ट? चलिए, आज सीखने में बहुत मजा आने। सर आपने पिछली बार सिखाया था हाँ। ये, मतलब अपनी बात सामने वाला जो उसकी बात काटना है, उसकी अपनी बात को ही साबित करना है। वेरी वेरी। चलिए, आज सीखेंगे एकदम डीपली। ठीक है। एक तो डिबेट क्या होता है? तो विचारों का टकराव। ठीक है। तर्कों का आदान प्रदान। कोई एक ही विषय है, उस विषय पे एक जो धड़ा है वो पॉजिटिव बोलेगा, दूसरा धड़ा वो नेगेटिव बोलेगा। कभी कभी क्या होता है, ग्रुप डिबेट भी होता है, कभी कभी इंडिविजुअल डिबेट भी होता है। इंडिविजुअल डिबेट होता है तब हमें पॉजिटिव या नेगेटिव कोई एक चीज चूज करनी होती है, और उसके बारे में हमारे विचार हमें प्रकट करने होते हैं, और वो विचार सही है वो ठहराने के लिए हम अपने अपने तर्क रखते हैं। ठीक है। तो तर्कों का आदान प्रदान और विचारों का टकराव, विषय के पक्ष में या विपक्ष में बोलना होता है। मान लो कोई भी विषय है कि आज की राजनीति, तो उसके पक्ष में और विपक्ष में बोलना होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देश के लिए सही जा रही है या देश को नुकसान कर रही है। उसका उद्देश्य क्या होता है? श्रोताओं और निर्णायकों को अपने पक्ष में करना। जितने भी ऑडियंस है, जो भी निर्णायक है, उनको हमें कन्विंस करना हमारे शब्दों से कि मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, और सामने वाला जो बोल रहा है वो उनके विचार है, पर मेरा विचार ये है। हाँ, उस तरीके से हमें बहुत ठोस तरीके से अपने विचार रखना है, जिससे सामने वाले जितने भी ऑडियंस है, जो भी निर्णायक है, वो कन्विंस हो जाए कि हम जो बता रहे हैं वो सही है। ठीक है। कहीं पे भी आपको लगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है, एनी टाइम मुझे पूछ सकते हैं। विषय की गहराई से समझ। सबसे पहले जब हम कहीं पे भी डिबेट के लिए जाए, कंपटीशन के लिए जाए, तो जो हमें विषय दिया गया है उसकी गहराई से समझ हमें होनी चाहिए। अगर विषय की समझ ही नहीं होगी तो हम ठीक से तर्क वितर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है।
विषय को अच्छी तरह पढ़े और समझे। जो भी सब्जेक्ट दिया गया है ना उसके बारे में हम पुस्तक में पढ़े, अखबारों में पढ़े, नेट पे सर्फिंग करें, पर उसको एकदम कंप्लीटली समझे और समझने के बाद ही उसके बारे में हमें पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव बोलना है, वो ट्राई करें और फिर विषय की तैयारी करें। प्रमुख बिंदुओं को पहचान, मुख्य जो पॉइंट्स हैं वो हमें ध्यान में होने चाहिए। अगर विषय हमें पता नहीं होगा ना तो उसके प्रमुख पॉइंट्स भी पता नहीं होंगे तो कहीं पे भी हमारी गाड़ी जा सकती है। हम सीधी लाइन पे जा रहे होते हैं और सामने से कोई ऐसा मुद्दा आता है तो अगर हमें विषय की गहराई पता नहीं है तो हम दूसरे रास्ते पे भी चल सकते हैं। ऐसा ना हो इसलिए विषय को अच्छी तरीके से पढ़ना है और प्रमुख मुद्दे जो है, प्रमुख बिंदु जो है उनको पहचानना है। पक्ष और विपक्ष दोनों की जानकारी है। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों की जानकारी होनी चाहिए। अगर सिर्फ पॉजिटिव बातें सोच के जाएंगे तो सामने वाला अगर कुछ नेगेटिव बोल रहा है तो उसको गलत साबित करने के लिए भी हमारे पास पॉइंट होना बहुत जरूरी है। अगर हमें उसके विपक्ष के बारे में यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो जो सामने वाला बोल रहा है उसी को हमें सच मानना होगा। अगर उसको हमने सच मान लिया तो वो जीत जाएगा। तो हमें हमारी बात को उस तरीके से रखनी है और सामने वाले की बात है जो वो उसकी जो समझ है उसके मुताबिक वो सही है, पर उसको किस तरीके से हम गलत साबित कर पाए वो भी हमारा एक काम है। ठीक है। शोध और तथ्य एकत्रित, जब भी आप ये पॉइंट्स ले रहे हैं ना किसी भी विषय के बारे में जानकारी, तो वो जो स्रोत है जहां से आप ले रहे हैं तो वो विश्वसनीय होने चाहिए। इसलिए मैंने पहले बोला कि पुस्तक से ले, अखबारों से ले, नेट पे से ले। नेट पे बहुत सारी अभी ऐसी चीजें होती है जो एकदम ऑथेंटिक नहीं होती है, उनकी विश्वसनीय नहीं होती। तो तीन चार अलग अलग जगहों से आपको ये सारी जानकारियां लेनी पड़ेगी तब जाके आप सही जगह पे पहुंचेंगे। ठीक है। तो विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लेनी है। तर्कों को आंकड़ों और उदाहरणों से मजबूत बनाना है। हमारे जो भी तर्क है उसको पॉइंट टू पॉइंट आंकड़ों और उदाहरणों के साथ आप रखेंगे। यानी कि अगर वस्ती नियंत्रण का कुछ चल रहा है तो अभी कितनी हमारी पॉपुलेशन क्या है उसका एग्जैक्ट जो पॉइंट है, आंकड़ा है, वो हमें देना होता है। उसी तरीके से अगर पर्यावरण की बात चल रही है तो ग्रीनरी कितनी है, वो सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट अपने आंकड़ों के साथ हमें रखनी और एग्जाम्पल भी देनी। वो क्या होता है हमारी स्पीच को ज्यादा मजबूत बनाते हैं। हम ऐसे ही हवा में बातें करते रहते हैं या कोई अलग पॉइंट बोल देते हैं या ऐसे आंकड़े दे देते हैं जो सही में है ही नहीं। अगर हमें साबित करना है कि भारत जो है वो दुनिया के तीसरे चौथे नंबर पे से अभी तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। ठीक है। तो वो अगर हमें दिखाना है तो हमें पॉइंट टू पॉइंट सारे आंकड़े भी रखने पड़ेंगे। सिर्फ ऐसे बोलने से नहीं होता। ठीक है। तो तर्कों को आंकड़े और उदाहरणों से मजबूत बनाएं। विरोधी पक्ष के संभावित तर्कों की तैयारी करें। अगर हम पॉजिटिव बोल रहे हैं तो वो अगर नेगेटिव बोलने वाला है तो हमें पता होना चाहिए कि इतने पॉइंट्स किस तरीके से काटा जाना चाहिए, वो भी हमें तैयारी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अब तक जो हमने सीखा, जो 3 स्लाइड गई उन 3 स्लाइडों में से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। क्योंकि आज का जो विषय है ना वो बहुत ही गहरा विषय है। अगर इस तरीके से फास्ट चले जाएंगे ना अपने तो कुछ आपका क्वेश्चन होगा तो रह जाएगा। तो मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा कि आपको जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपको समझ आ रही है ना सब बात। अगर नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? कमेंट बॉक्स में थंब डालिए तो मुझे पता चले। अब सब ऐसे ही बैठे हैं। और अगर समझ में आ रहा है तो आपके फेस पे स्माइल दिखनी चाहिए। किसी के फेस पे स्माइल नहीं दिखती। सब ऐसे जगह थके हुए हैं ना इस तरीके से बैठे। कुछ नया जब सीखते हैं ना तो फेस पे स्माइल दिखती है। देखो जैसे भारती जी के फेस पे स्माइल है।
चलिए आगे चलते हैं। स्क्रिप्ट तैयार करने हैं, एकदम प्रभावी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। कैसे तैयार करेंगे? शुरुआत में ध्यान खींचने वाली लाइनें। शुरुआत जब हमारी होती है ना, तब हमें थोड़ा टाइम दिया जाता है, 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट जैसी प्रतियोगिता। तो वहां पे हमें हमारे जो भी विचार है ना वो ठोस तरीके से रखने हैं। तो शुरुआत में ही सबका ध्यान हमारी तरफ आ जाए, ऐसी लाइनें बोलनी है, ऐसे शब्द बोलने हैं, ऐसे अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करना है कि सारे लोग, जितनी भी ऑडियंस है, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स, जज, सब लोग एकदम ध्यान से हमारी तरफ देखे, ध्यान से हमारी बातें सोचने पे मजबूर हो जाए, सुनने पे मजबूर हो जाए। तो शुरुआत में ही अगर उनका ध्यान हमने खींच लिया तो आधा काम तो वहीं पे हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद मध्य भाग में मजबूत तर्क और उदाहरण। मध्य भाग में हमेशा मजबूत तर्क रखिए और एग्जाम्पल्स दीजिए। एग्जाम्पल्स में कोई भी कहानी भी हो सकती है, वन लाइनर भी हो सकता है, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल जो अभी जो करंट चल रहा हो वैसा भी आप रख सकते हैं, या फिर पुराना भले ही हो पर सब लोग जानते हो ऐसा कोई एग्जाम्पल हो तो भी आप रख सकते हैं। तो क्या है, उसका एक इम्पैक्ट अलग होता है। ठीक है। और अंत में जोरदार निष्कर्ष और भावनात्मक। जिस तरीके से मैंने सैंडविच फॉर्मूला आपको सिखाया था ना, वही यही है। आप देखिए, 15%, 70% पहले शुरुआत में ध्यान खींचने के लिए 15% यूज कीजिए, अंत में 15% यूज कीजिए, बाकी 70% मध्य भाग में मजबूत तर्क और उदाहरण के लिए यूज कीजिए। अंत में जोरदार निष्कर्ष और भावात्मक अपील। ऐसी भावात्मक अपील होनी चाहिए कि वो मजबूर हो जाए सामने, आप ही सही है ये मानने के। लगता है किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप माइक म्यूट कर लीजिए अपने आप को, जिसका भी ऑन है। चलिए आगे बढ़ते। अभ्यास और टाइम। इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बार बार अभ्यास करें। समय की सीमा में बोलने की कला सीखें। मान लो वहां पे आपको पहले से बोला जाएगा कि आपको 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट कितना टाइम है इंडिविजुअल स्टार्टिंग के लिए। उस वक्त अगर आपको 2 मिनट दी गई है तो आपकी स्क्रिप्ट 2 मिनट की ही बननी चाहिए। अगर आपने वो 2 मिनट की स्क्रिप्ट की जगह 2.5 मिनट 3 मिनट बोल दिया तो ये नाश्ता हो सकता है, आधा मिनट 1 मिनट 1.5 मिनट बोल दिया कट हो सकता है। तो इतनी तैयारी करो कि आप 2 मिनट तक बोल पाए। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। प्लीज अब ऑन मत करना। चलिए, तो बार बार अभ्यास करना बहुत जरूरी है। किस तरीके से सीखेंगे? आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए। पहले अपनी स्क्रिप्ट बनाइए, उस स्क्रिप्ट को मुंह जबानी याद कीजिए, उसके जो पॉइंट्स है वो हाथ पे लिखिए, फिर स्क्रिप्ट को बाजू में रखो, पॉइंट्स हमारे हाथ में है, उस पॉइंट्स पे हमारी पूरी स्क्रिप्ट हमें याद होनी चाहिए। आईने के सामने खड़े होकर टाइमिंग रख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 मिनट के अंदर किस तरीके से इसको हम पूरा मेमोराइज करें, वो हमें सीखना है। उसके बाद आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास जरूरी है। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा आईने के सामने खड़े होकर बोलने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतने ही आप आश्वस्त होंगे कि हाँ मैं जीतूंगा या मैं जीतूंगी। और वो कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो जाएगा, आपके फेस पे कॉन्फिडेंस दिखेगा, और आपके फेस का कॉन्फिडेंस देख के आपके सामने वाला जो भी प्रतिद्वंदी है, आपका कॉम्पिटिटर्स है, वो डगमगा जाए। हमें वही करना है। डिबेट में क्या होता है, या तो खुद बेहतरीन परफॉर्मेंस करो या फिर सामने वाले का परफॉर्मेंस बिगाड़ो। तो आप सामने वाले का परफॉर्मेंस बिगाड़ने के लिए उसको कोई गलत बात नहीं बोल सकते, या फिर ऐसा दूसरा कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देना है, अपना कॉन्फिडेंस इतना लाइमलाइट में ला देना है, इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है कि सामने वाला खुद ही कॉन्फिडेंस उसका गिरा। समझ में आया? चलिए, प्रस्तुति कौशल।
यानी कि किस तरीके से प्रस्तुत कर रहा है उसकी भी टेक्निक। स्पष्ट और प्रभावशाली आवाज, वो तो आप सबकी है ही, क्योंकि आपने इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग सीखा है और एंकरिंग भी सीखा है। और इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग और एंकरिंग दोनों के लिए स्पष्ट और प्रभावशाली आवाज चाहिए ही चाहिए। तो इतने जोर से बोलना है कि चिल्लाना नहीं, पर इतने जोर से बोलना है कि जितनी हमारी ऑडियंस है वहां तक हमारी आवाज अच्छे तरीके से पहुंचे, और स्पष्ट बोलना है। अपने बोलने की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि लोग कुछ समझे उससे पहले दूसरा शब्द आए। लोग अच्छी तरीके से समझे उस तरीके से, उसी स्पीड से, आरोह अवरोह के साथ एकदम प्रभावशाली आवाज में हमें बोलना है विथ। ठीक है। हाथों के इशारे और चेहरे के भाव का भी उपयोग करें। तो हाथों के इशारे मैंने आपको सिखाया, और चेहरे के भाव यानी फेशियल एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। और उसके बाद है आंखों में आत्मविश्वास, यानी कि आई कांटेक्ट। जितने लोगों के साथ आई कांटेक्ट करते रहेंगे उतने लोग आपसे जुड़ेंगे, चाहे फिर वो जजेस हो चाहे फिर वो audience। सबके साथ हमारा आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। और किस तरीके से आई कांटेक्ट करेंगे, मैंने बहुत सारी टेक्निक आपको सिखाई है, सारी टेक्निक का यूज कीजिए और आई कांटेक्ट को मजबूत बनाइए। ठीक है। चलिए, ये देखिए कुछ एक्सप्रेशंस है, मैंने यहाँ पे रखते हैं। आप में से कौन मुझे बता पाएगा ये जो पहला एक्सप्रेशन है ये क्या दिखा रहा है, आपको क्या लग रहा है? कौन बताएगा? अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ना, सर ये तो नॉर्मल बोलने वाला एक्सप्रेशन है, मतलब कि हमारे फेस पे स्माइल होनी चाहिए, हम किसी चीज की स्टार्टिंग करते हैं ना, ये वो वाला एक्सप्रेशन है। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए, ये दूसरा वाला जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन है। आप ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं अपने स्पीच के दौरान। ठीक है। और ऑडियंस में भी अगर ये फेशियल एक्सप्रेशन आए तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। बोलिए। दूसरा वाला एक्सप्रेशन किसी से अपसेट होने वाला है, ये मतलब किसी से नाराजगी व्यक्त करने, कोई काम पसंद नहीं आ रहा तो। वेरी गुड, वेरी नाइस। और ये तीसरा जो है वो तीसरा तो सर चौंकाने वाला। वेरी गुड, सरप्राइजिंगली, चौंकाने वाला, एकदम चौंक गए आप। तो अगर आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे सामने वाले को आपने सरप्राइज कर दिया तो ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। और ये चौथा, चौथा वाला सर गुस्से वाला। वेरी गुड, वेरी नाइस। अगर कोई ऐसी चीज के बारे में आप बोल रहे हैं जिससे गुस्सा आना चाहिए, आपको गुस्सा आ रहा हो, लोगों को भी उस बात पे गुस्सा आना चाहिए वैसा आपको लग रहा है, तो आप इस तरीके से भी बात कर सकते हैं जिससे लोग आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके हाव भाव से उसे समझ पाए कि आप क्या कहना चाहिए। ठीक है। ये पांचवा, सर हैप्पी होना, जैसे किसी भी चीज को सरप्राइज मिला हो, इस टाइप से। वेरी गुड। चल रहा हो कुछ और एकदम करवट बदल ले। ठीक है। तो एकदम कोई पॉइंट नया आ जाए और आपको हंसी छूट जाए तो वो है ये सरप्राइज। एनी टाइम जा रहे हैं जापान और पहुंच गए थे। और ये छठा वाला, छठवां ये नर्वसनेस वाला है, और थोड़ा किसी से डर रहे हो ऐसा है। ये क्या है, ये चीड़ वाला है कि मान लो आप खड़े हैं और आपको आपने वो छिपकली देख ली तो ऐसे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है और आपके पास आ गई या नजदीक है तो ये एक्सप्रेशन दे सकते ये हैं। ये सातवां,
कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो चुकी है, कोई ऐसी घटना हो चुकी है जो नहीं होनी चाहिए, और जो हो चुका है, जो आप रोक भी नहीं सके जिसको, और उसके लिए अभी क्या करें वैसा आप सोच रहे हैं, तो अगर उस हालत में आप हैं तो ये एक्सप्रेशन है। और ये 8वां वाला, सर जैसे किसी सदमा टाइप का लगा है, उदास बैठे हैं। ये बोर हो चुके हैं आप, आपको जो अभी चल रहा है ना उसमें इंटरेस्ट नहीं है, या ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, ये हो क्यों रहा है, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं, आपकी ऑडियंस में अगर कोई ऐसा दिखे आपको, तो तुरंत आपको ऑडियंस को वापस चेयर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी पॉइंट लानी चाहिए कि ऑडियंस ऐसी हो, 5 नंबर में आ जाए, 8 नंबर में, ठीक है। ये बोरिंग है, ये लाइन एकदम इजी है लाइन तो। हेलो, होने वाला है तो कोई बात, मतलब अकॉर्डिंग उसके अनुसार कोई कार्य नहीं हुआ तो जरूरी है। छोटे बच्चे कभी भी रो देते हैं, पर बड़े लोग कब रोते हैं, जब उनके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिस सिचुएशन को वो लोग हैंडल करना चाहते हैं पर हो नहीं रही, उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनको इसको रोकना है पर रोक नहीं पा रहे हैं, ऐसी हालत में जब आ जाते हैं ना तब रोते हैं लोग। तो ठीक। ऐसी कोई बात आप कर सकते हैं, तो उस वक्त भी आपको ये फेशियल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद है शिष्टाचार और विनम्रता। इसमें शिष्टाचार और विनम्रता की बहुत जरूरत है, क्योंकि सामने वाला बंदा जो भी बोल रहा है ना, आप उसकी बात को काट रहे हैं, ठीक है, आप उसको गलत साबित करके अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो, तब आपको विरोध पक्ष जो है उसका सम्मान करना है। कभी भी कोई भी शब्द ऐसा ना निकले जिससे सामने वाले को तकलीफ पहुंचे। विरोध पक्ष का हमेशा सम्मान कीजिए, वो कुछ भी बोले तो आपको उसको बोलना है कि आप अपनी जगह पे सही है, पर मेरे विचार से ये होना चाहिए, ऐसे करके आप बात करिए तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा। शब्दों में हमेशा विनम्रता और शालीनता बनाइए। अगर शब्दों में भाषा थोड़ी भी ऊपर नीचे हो गई, या कोई अपशब्द का प्रयोग हमने कर दिया, तो भी हमारे मार्क्स कट सकते हैं और सामने वाले को दुख हो सकता है। क्योंकि जब ये डिबेट हो रही होती है ना, तब हमारा माइंड सिर्फ इसी दिशा में काम करता है कि सामने वाला जो बोल रहा है ना उसको काट, और उसी तरीके से आपकी बात को भी अगर सामने वाला काट रहा है तो आपके माइंड में गुस्सा उत्पन्न हो जाता है, और उस गुस्से में क्या करते हैं हम, हमारी भाषा पे हमारा जो कंट्रोल है वो नहीं रहता, और कुछ अपशब्द हम बोल देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, तो उसकी भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, निर्णायक और दर्शकों से संवाद। जितने भी निर्णायक हैं, जो भी ऑडियंस है, उनसे हमें संवाद करना है। तो हम जब बात करते हैं ना, तो उन लोगों से हम बात कर रहे हो ऐसा हमको लगना चाहिए। कभी कभी ऐसे पॉइंट्स भी रखिए जिसके जवाब आप बाहर से ले सकते हैं, पर पॉइंट्स ऐसे ही रखने हैं जिसके जवाब आपको जो चाहिए वही है। अगर आपको जवाब में हाँ चाहिए तो हाँ ही आना चाहिए, उस तरीके से सवाल पूछो, ठीक है। कभी अगर आपने पूछ लिया और हाँ की जगह ना आ गया तो आपके माइनस पॉइंट हो सकते हैं। इसलिए ऐसे ही सवाल पूछने हैं जिसके जो जवाब आपको चाहिए ना वही आना चाहिए। आपने देखा होगा मोदी सर को, जब नरेंद्र मोदी बात करते हैं तो ऑडियंस के साथ भी बात करते हैं ना, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो लोग बोलेंगे होना चाहिए। कोई आज तक ऐसा बोला कि नहीं होना चाहिए, है ना। उस तरीके से ऑडियंस के अंदर आपको सवाल डालना है, जिस तरीके से ऑडियंस भी कनेक्ट रहे। ऑडियंस अगर आपको जवाब दे रही है तो उसका मतलब ऑडियंस आपसे कनेक्टेड है, और निर्णायक जो है आपके मार्क्स बढ़ा रहे हैं। आंखों से संपर्क बनाए रखे, यानी कि आई कांटेक्ट, सभी ऑडियंस के साथ, सभी जजेस के साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए। आंखों से अगर कनेक्ट रहेंगे आप
तो सारे लोग भी आपसे कनेक्ट रहेंगे, जो भी आप बोल रहे हैं उनको सुनेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सीधे निर्णायकों और दर्शकों से जुड़ने की कोशिश न करें। डायरेक्ट निर्णायक से बात करने की कोशिश नहीं करनी है या डायरेक्ट दर्शकों से जुड़ने की कोशिश करनी है। हमें सबको एक साथ लेके चलना है, सारी हमारी ऑडियंस है उस तरीके से बात करनी, किसी एक को इंडिविजुअल बात किसी से नहीं। ठीक है, चलिए। भावनात्मक अपील और तार्किक शक्ति का संतुलन। भावनात्मक अपील जब आप करते हैं तो वो अपील ऐसी होनी चाहिए जिससे लोग कनेक्ट होए और जिसको लगे लोगों को कि हाँ ये जो बात है वो सही है। बहुत सारे लोग किस तरीके से भावनात्मक अपील करते हैं, यार मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझे मान जा, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। इस तरीके से नहीं करना। आपको अपनी बात इतनी ठोस तरीके से रखनी है कि लोग मजबूर हो जाए कि आप जो बोल रहे हैं वही सही है। और आपका तर्क जो है वो एकदम उनके दिल को छू जाने वाला होना चाहिए, तो ही आपकी भावनात्मक अपील और तार्किक शक्ति का संतुलन लगेगा, तो ही हम जीत पाएंगे। निष्कर्ष, तैयारी प्लस आत्मविश्वास प्लस प्रभाव, ये तीनों चीजें अगर होंगी तो सफलता मिलेगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो प्रैक्टिस में कॉन्फिडेंस ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रभाव किस तरीके से करना है उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। ये तीनों चीजें एक साथ मिल गई तो सक्सेस यानी कि सफलता। समझ रहे हैं? चलिए, लगातार प्रयास करें और हर बार कुछ नया सीखें। एवरी डे प्रयास कीजिए और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। डिबेट सिर्फ बोलने की नहीं, सोचने की भी कला है। डिबेट में सिर्फ बोलना 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 नहीं होता है, सामने वाला जो बोल रहा है उसे सुनना भी है, समझना भी है, सोचना भी है, क्योंकि उसकी बात को गलत साबित करना। तो जितने अच्छे हम श्रोता बन सकते हैं ना, उससे अच्छा और कुछ नहीं। हम स्पीकर तो बन चुके हैं सब लोग, क्योंकि इतने टाइम से हम सीख रहे हैं, पर उतने अच्छे श्रोता भी बनना जरूरी है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, लोगों को सुनना भी जरूरी है। समझ में आ रहा है? चलिए, गुड। तो अब वापस से मैं आप सबको पूछता हूँ कि अभी तक जितना भी हमने सीखा उसमें से कोई क्वेश्चन है आपका, कोई सवाल? प्लीज पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। वेरी गुड, पूछिए। सर जैसे अपनी डिबेट मतलब अपन को डिबेट के बारे में कुछ पहले से टॉपिक दिए जाते हैं कि हमें इस हाँ, टॉपिक पे डिबेट करना है, अचानक से बोलना पड़ता है। देखिए क्या टॉपिक तो होता पहले है, से दिए। कंपटीशन कहाँ पे है, किस तरीके का है, उनके नियम क्या है, वो लोग तय करते हैं। बहुत सारी जगह पे क्या होता है, आपको पहले से दिया जाता है। अगर वो विषय ऐसा है जिस विषय पे आप अच्छे तैयारी अगर करके जाए तो बहुत अच्छी तरीके से न्याय दे सके, वैसा कोई सब्जेक्ट हो तो आपको पहले से दिया जाए। पर कभी कभी क्या होता है कि इंस्टेंट भी दिया जाता है। तो इंस्टेंट में क्या होता है कि आपको पहले से विषय अगर भले ना दिया गया हो, पर एक पॉइंट दिए गए होते हैं कि भाई राजनीति, तो चलो राजनीति पे आपको पूछेंगे, या फिर समाज शास्त्र, तो समाज के ऊपर कुछ पूछेंगे। ठीक है, तो वैसे आपको पहले से दिया हुआ होता है, उस पर आपको तैयारी करनी होती है। मान लो आपको दिया ऑपरेशन सिंदूर, तो उससे उसके फायदे और नुकसान, तो आपको या तो फायदे के बारे में बोलना है या तो नुकसान के बारे में। ठीक है, हाँ। तो उसके बारे में आपको जानकारियां इकट्ठा करनी है, और वो जानकारी इकट्ठा करके आपको अपना पक्ष रखना है, और सामने वाला जो भी अपना पक्ष रख रहा है उसकी बात को काट के हम हमारी बात सही है वो हमें साबित करना है। पर इस पूरी वार्ता में कहीं पे भी कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं करना, कोई धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक पार्टियों को या कोई किसी को भी बुरा ना लगे, वो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
एक सर फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को साबित करना पड़ता है इसमें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आईने के सामने खड़े रह के हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। जी सर। और Thank you, पिछली sir. बार जब, वेरी गुड, थैंक यू। पिछली बार जब हमारी बात हुई थी कि भैया आप सब लोग, हम आपके असाइनमेंट खत्म करेंगे, वीडियो भेजेंगे, कितने लोगों ने भेजा? मुझे बहुत वीडियो नहीं मिली, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मुझे पता है कितने लोगों ने भेजा है, कितने लोगों ने नहीं भेजा है। तो जिन्होंने नहीं भेजा है वो अपने अपने बहाने जो है वो देना शुरू कर सकते हैं। कहाँ से शुरू करूँ मैं, किसका नाम सर लूं? वीडियो सर हाँ वीडियो बोलिए, तो फिर भेजे बोलिए। थे आपने। सर वीडियो तो दोनों भेजे थे, लेकिन सर जो अभी लास्ट के थे वो हम अभी घर पे नहीं है इसलिए नहीं भेज पा रहे थे। तो लेकिन हम जैसे ही घर पे जाएंगे सर दोनों वीडियो भेज देंगे। अभी लास्ट वाली दो नहीं भेज पाए सर। वेरी गुड। जितने ज्यादा भेजेंगे उतने ज्यादा आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, उतना ज्यादा जल्दी सीखेंगे। ठीक है। मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ, कहाँ से मुझे विषय लाना पड़ता है, और वो ला के देता हूँ तो सारे लोग भेजते नहीं। चलिए, और खुशबू जी ने बता दिया, और कोई बताएगा कि क्यों नहीं भेजा आपने? या फिर सबके नाम बताऊं, नाम बोलूं फिर बोलोगे? सर हाँ अभिषेक जी बताइए। लास्ट वाला रह गया तो आज शाम तक या सुबह तक कर दूंगा, बाकी मैंने सभी भेज दिए थे, एक रह गया मेरा। वेरी गुड, भेज दीजिएगा। जी आपके अच्छे भी आते हैं, हाँ? बहुत बढ़िया। जी थैंक यू। चलो। सर और मैंने अभी नहीं भेजे क्योंकि घर का काम लगा है, जब हो जाएगा तो मैं सारे वीडियो भेज दूंगी। क्या काम लगा है घर का? सर भैया घर जी, बन रहा है अभी। आप बनाते हैं घर? आपको आता है? दो सर पूरा घर टूट गया, एक कमरा बच है तो वहां नहीं हो पाता। कब तक बन जाएगा घर? अभी तो टाइम लगेगा सर। तो आज तो हमारा आखिरी अभी है। कब भेजेंगे तुम? आज भेज दीजिए, हाँ, सारे। कोशिश करेंगे सर। 3 मिनट का तो वीडियो है, 4 नहीं वीडियो भी अगर बनाने हैं तो आधे घंटे में बन जाएंगे। सर, किसी और के घर पे जाके कोशिश करेंगे बनाने की। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, कि आपको ये आइडिया तो आया कि दूसरे के घर पे जाके बना सकते हैं। चलिए, और कौन बताएगा? सामने से बता दीजिए, फिर मुझे तो नाम देना पड़े। हाँ भारती जी बोलिए, भारती जी। सर हम्म। सर अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो लेट हो गई है वीडियो बनाना, बाकी हम कर देंगे एग्जाम के बाद सारा कंप्लीट कर देंगे। कब एग्जाम खत्म होने वाला? सर अभी तो टाइम है काफी, 11 जून तक चलना है। अब बीच बीच में गैप रहेगा तो बीच में डाल देंगे। कल फिर से है उस एग्जाम। एग्जाम में ये एग्जाम छूट ना जाए। देखो, हाँ सीखना तो बहुत जरूरी है सब कुछ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझसे मत सीखिए, उससे भी हाँ सर, सीखिए, पर इसको भी थोड़ा टाइम दीजिए। कर देंगे, डाल देंगे वीडियो। अभी हमारी लास्ट की रह गई है, कुछ 4 या 5 रह गई हैं। खाली डाल देना, हाँ? हाँ सर। क्योंकि आज से ये आखिरी वेबिनार है, तो हमारा ग्रुप तो ऑन ही है। हर ग्रुप में असाइनमेंट्स आते रहेंगे और आपको वो जवाब देता रहना है उसका। ठीक है। हाँ सर। वेरी गुड। चलिए, और हरिओम जी। यस सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप? ठीक है सर। कितने वीडियो भेजे आपने? क्या सर? वीडियोस वीडियोस बनाने होते हैं ना, नियत कार्य में, जी जी। कितने भेजे?
सर कोई भी नहीं भेजी अभी तक। क्यों? कैमरा काम नहीं कर रहा है? कैमरा काम तो करता है सर, वो मतलब बना नहीं पाते हैं। बनाइए बनाइए, क्यों नहीं बना? ये सब लोग बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे, प्रॉब्लम कुछ पता नहीं चल रहा। जी जी। मैंने किस तरीके से वीडियो बनाना है वो भी सिखाया है इस बार तो। हर बार तो हम वो नहीं सिखाते वीडियो किस तरीके से बनाना, तब भी सब अच्छे वीडियो बना के भेजते थे। इस बार तो मैंने ये भी सिखाया कि वीडियो किस तरीके से बनाना है, और सब लोग भेज रहे हैं, आप भी भेजिए। आपको अगर जी विषय सर। पता नहीं है तो हमारा जो ग्रुप है ना, उसमें देखिए आप, मैंने जी डाले जी। हुए हैं सब्जेक्ट। और जी सर। आपको आइडिया के लिए इन लोगों ने, सबने जो वीडियो डाला ना उसको देखिए, तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से बनाना है। इजी है, सिर्फ समय निकालना है। जी सर। ठीक है, तो आप अगर ओके सर। भेजेंगे मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज भेजना, जी क्योंकि सर। जो लोग भेज रहे हैं ना उनका आप प्रोग्रेस देखिए, कितने अच्छे वक्ता बन गए, कितने अच्छे एंकर बने वो लोग। जी सर। चलिए, थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। पल्लवी जी बताइए। सर मैंने तो भेजी है। मजा ना बोल रहा हूँ, वो भेजी तो है ना आपने? मैंने देखी नहीं, मेरा मोबाइल खराब हो गया था तो मैंने इस वजह से देख नहीं पाई थी कि उसमें वक्ता जैसे बोला है या मंच संचालन करना है। फिर आपने मुझे बताया और हमारी भारती मैम ने बता दिया हमारे लिए। उनने बहुत हेल्प करवाई हमारी इस बार। वेरी गुड, भारती जैन जी। जी सर, वो फ्रेंड है, वेरी गुड। उन्हीं के थ्रू तो वीडियो आपके ग्रुप में, नहीं तो फिर पहुंच ही नहीं पाती। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अनुजा जी, कितने वीडियो बाकी है आपके? सर लास्ट का एक वीडियो रह गया है, बाकी सारे वीडियो आए हैं। वो स्टोरेज वेरी, प्रॉब्लम जैसे आ नहीं रहा है सर, वीडियो बनाया है। चलिए डन, वेरी गुड। जितना बाकी है वो आप डाल देंगे, ठीक है ना? खुशबू जी, खुशबू उपाध्याय जी आप हैं? क्योंकि आपका वीडियो बंद है तो मुझे लग रहा है आपने ऑन करके आप कहीं पे निकल गए हैं। चलिए, शायद खुशबू जी नहीं सुन पा रहे हैं हमें। तो आप सबसे फिर से विनती करता हूँ, प्लीज आप सब को जो नियत कार्य दिया जाए उस नियत कार्य को बहुत अच्छे तरीके से सीरियस लेके थोड़ा उसको कीजिए। उससे आपका ही भला होने वाला है, आप ही अच्छे वक्ता बनने वाले हैं। आप ही डिबेट में ना नंबर लाएंगे तो आपको ही प्राइज मिलेगा ना। आप ही एंकरिंग में जाएंगे तो उसका भी जो भी फीस है वो आपको मिलने वाली है। इलोकेशन कंपटीशन में जाएंगे, वक्तृत्व में जाएंगे, जहां भी जाएंगे प्राइज आपको ही मिलने वाले हैं, आपकी वाहवाही होने वाली है, लोग आपको सुनेंगे। तो आप जब जो यहाँ पे है ना वो यहाँ पे पहुंच जाए, सारे लोग आपके बखान करके थकेंगे नहीं कि हाँ हाँ कितना अच्छा बोलते हैं या कितना अच्छा बोलती है ये। ठीक है, और जब भी कहीं पे कार्यक्रम होगा, कुछ भी होगा, तो सबसे पहले आपको याद किया जाएगा। आप कहीं पे भी पार्टी वगैरह में, कोई प्रोग्राम वगैरह में जाएंगे तो सारे लोग आपसे मिलने के लिए दौड़े हुए आएंगे, आपके इर्द गिर्द घूमने लगेंगे। यानी कि अगर आप जाएंगे तो अकेले नहीं होंगे, 5-6 लोग आपको घेर लेंगे। तो ये प्रभाव होता है अच्छे स्पीकर का। ठीक है, आप मार्क करना, जो आपके पहचान में जो भी कोई अच्छा बोलने वाला होगा ना, उसको आप देखना। वो जब भी आता है ना तो सब लोग उसके इर्द गिर्द लग जाते हैं, उसके पास साथ दोस्ती करने में वो लोग अच्छा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि
उनके माइंड में हमारी एक अलग छाप होती है कि ये बहुत बढ़िया बोलते हैं, इनको ज्यादा जानकारी होती है, उनकी जो जान पहचान है वो भी बहुत अच्छी जगह पे होती है, तो हमारे कोई भी काम भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें बाय प्रोडक्ट है। आपको प्रैक्टिस 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 करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए हम हमारे सब्जेक्ट पे आगे बढ़ते हैं। आखिर में धन्यवाद करना है, श्रोताओं का धन्यवाद करना ना भूलें, श्रोताओं का धन्यवाद करना है। देन कोई प्रेरणादायक उदाहरण जोड़ सकते हैं। आखिर में जब हम क्लोज कर रहे हैं, हमारा पहले इंट्रोडक्शन हो गया, हमारी क्या बात है वो हमने रख दी, उसके बाद जो बहस है वो भी हो गया, उसके बाद लास्ट में जब धन्यवाद करते हैं तो श्रोताओं का धन्यवाद करें। कोई प्रेरणादायक उदाहरण जोड़ सकते हैं तो उसको जोड़े, इसके लिए ही एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। और ऐसे एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलेंगे? तो जितना ज्यादा आपका रीडिंग होगा, यानी कि पठन होगा, जितना ज्यादा आप पढ़ते होंगे अलग अलग बुक्स, अलग अलग न्यूज़पेपर्स वगैरह, तो जितना ज्यादा आपका रीडिंग होगा ना, उतना ज्यादा ज्यादा एग्जाम्पल्स आपके साथ होंगे। आपके विचार ही आपकी शक्ति है हमें प्रभावशाली बना। यानी कि हमारी जो सोच है ना, वही हमारी शक्ति है, वही हमारा पूरा कैरेक्टर है। जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार, तो हमें हमारे विचार इस तरीके से लोगों के सामने रखने चाहिए कि लोग प्रभावित हो हमसे। तो उसे प्रभावशाली, इतना प्रभावशाली बनाए कि लोग प्रभावित हो, हमसे सीखने के लिए वो लोग आए और सीखे। समझ में आ रहा है? चलिए, वाद विवाद के कुछ नीति नियम। ये वाद विवाद के जो नीति नियम है, ये सारा निचोड़ है। ठीक है, ये जो है वो डिबेट का निचोड़ है। अगर इतनी चीजों को आपने अपने माइंड में फिट कर लिया ना, तो आप एक बहुत अच्छे डिबेटियन बनेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपके मानसिक भावों को काबू में रखिए। जब सामने वाला बंदा, यानी कि हमारा ओपोनेंट, जब हमारी बात को काटेगा ना, तो हमें गुस्सा आएगा। तो हमारे मानसिक भावों को हमें कंट्रोल में रखना है, काबू में रखना है। हमें सिर्फ उसकी बात को गलत साबित करना है, उसे नहीं। हमें हमारी बात को इस मजबूती से रखना है कि वो सच लगे। ठीक है, तो गुस्से में नहीं आना है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए, या आवाज में भी वो नफरत नहीं दिखनी चाहिए जिससे सामने वाले को या हमारी ऑडियंस को या जजेस को बुरा लगे। ये नहीं होना चाहिए। दूसरा है, कभी निजी हमला ना करें, कभी भी इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। सामने वाला, मान लो आपका दोस्त है, उसके बारे में सब कुछ आपको पता है, तो उसकी इंडिविजुअल किसी बात पे कोई टिप्पणी हमें नहीं करनी है। सिर्फ जो विषय दिया गया है उस विषय पे आपके विचार जो है ना, उसी पे बात करनी और सार्वजनिक बात करनी है। इंडिविजुअल नहीं जाना है कभी भी। अगर इंडिविजुअल हमला कर दिया तो भी आपके मार्क्स कटेंगे, आप हार जाएंगे। विषय से कभी भटकना नहीं है। जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है उसी सब्जेक्ट पे बात होगी, उस सब्जेक्ट के बाहर का कुछ भी नहीं बोलना है। समझ में आ रहा है? कभी भी विषय से मत भटकिए। फोर्थ, सामने वाले की गलती ढूंढिए और पकड़े। सामने वाला जब बोल रहा है ना, तो आप बॉडी लैंग्वेज आपको सीखना है। सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन देखने हैं। वो आप देखेंगे, वो जब बोल रहा है ना, तो आपको पता चलेगा कि ये शब्द जब भी वो बोला, तब उसके अंदर कॉन्फिडेंस लो लग रहा था। यानी कि ये जो बोल रहा है ना, उसे खुद मान नहीं रहा है, सिर्फ उसको ये सब्जेक्ट मिल रहा है इसलिए वो बोल रहा है। तो अगर आपने उसकी वो गलती पकड़ ली ना, तो उसी गलती पे आप बात करना शुरू कर दीजिए, तो वो सामने वाला है ना, वो हार जाएगा। ठीक है, तो सामने वाले की गलती ढूंढिए, उसे पकड़िए और उसी गलती के ऊपर आप बात करना शुरू कीजिए। विषय का ज्ञान लेके जाना बहुत जरूरी है। पर्टिकुलर विषय एकदम गहराई से उसको पढ़िए, समझिए। समझने के बाद अपनी स्क्रिप्ट बनाइए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड का स्क्रिप्ट बना के फिर ही आपको जाना है। तो विषय का संपूर्ण ज्ञान लेके जाना है। अगर विषय का ज्ञान आपको नहीं होगा, तो सामने वाले में आपसे ज्यादा ज्ञान होगा, तो वो आपको हरा देगा। कोई भी पॉइंट वो ऐसा लाके रख देगा कि आपको उसके बारे में पता ही नहीं। जब आपको पता नहीं, तो आप उससे विवाद नहीं कर सकते,
और आपको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, यानी कि जिस चीज पे बात चल रही है ना वो मुद्दे को साइड में करके दूसरे पॉइंट पे बात करना शुरू करना पड़ेगा। तो वो पॉइंट पे वो जीत गया ऐसा जो हमारे जजेस हैं वो के विषय का ज्ञान लेके जाना बहुत जरूरी है। संपूर्ण ज्ञान एकदम गहराई से, ठीक है। अपने प्रतिस्पर्धी के बारे में सब कुछ जाना, अगर हो सके तो आपका कॉम्पिटिटर कौन है, कितना पढ़ा लिखा है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, किस तरीके से बोलता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसके कंपटीशन में उसके बराबर बन पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है सामने कौन है तो आप इतनी अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है वो आपसे ज्यादा तैयारी करके आए और आपको हरा दे। इसलिए आपको अपने प्रतिस्पर्धी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये भी एक रणनीति का हिस्सा है, और शांति से किए जाने वाला जो झगड़ा है उसे डिबेट कहते हैं। डिबेट यानी झगड़ा ही होता है, पर शांति से किए जाने वाला, उसमें हाथ पैर कोई हथियार की जरूरत नहीं होती है, कोई ऐसे शब्द नहीं निकलते हैं, सिर्फ एकदम शांति से पर्टिकुलर विषय के ऊपर बात करनी है। एक पॉजिटिव बोलेगा, एक नेगेटिव, अपने खुद की जो विचार है वो रखेगा। इसे बोलते हैं संपूर्ण वाद विवाद के नीति नियम। ये सारे नीति नियम अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो आप बहुत ही बेहतरीन डिबेट करने वाले बंदे बन जाए। समझ में आ गया? चलिए, तो आज मैंने जो डिबेट के बारे में आपको सिखाया उसमें से अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अगर मैं किसी विषय को आपको दूं अभी, तो क्या आप डिबेट कर सकते हैं? कौन कर सकता है? ऐसे थम्स अप करके रखिए कमेंट बॉक्स में, क्या मैं तैयार हूँ। तो मैं कोई विषय देता हूँ तो दो लोगों को पसंद करता हूँ, तो देखते हैं वो लोग क्या डिबेट करते हैं। करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें मजा है। चलिए, मैं अपनी तरफ से दो लोगों को पसंद करता हूँ। ओके, पहला विषय देता हूँ। चलो, विषय ये है कि जब से स्त्री सशक्तिकरण हुआ है, स्त्री सशक्तिकरण हुआ है, तब से रोजगार में कमी आई है, लड़कों के रोजगार में कमी आई है, क्योंकि लड़कियां भी समकक्ष हो गई है और जॉब करने लगी है, तो लड़कों के रोजगार में कमी आई है और बेरोजगार लड़के ज्यादा हो रहे हैं। ये पूरा विषय है कि जब से स्त्री सशक्तिकरण हुआ है पुरुषों में बेरोजगारी का प्रमाण बढ़ा है। तो इसमें कोई एक पॉजिटिव बोलेगा, दूसरा यानी एक पुरुष की तरफ से बोलेगा, एक लेडीज की तरफ से बोलेगा। तो अभिषेक जी आप पुरुष की तरफ से बोलिए, और भारती जैन जी आप लेडीज की तरफ से बोलिए। आपको पहले अपना विचार बोलना है। अभिषेक जी अपने विचार बोलेंगे और भारती जी अपने विचार बोलेंगे, एक एक मिनट दोनों बोल ले, उसके बाद हम डिबेट करेंगे। कोई एक पॉइंट आप बोलेंगे, उसको वो काटने की कोशिश करेंगे, वो अपना पॉइंट बोलेंगे। समझ में आया? इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीत हार नहीं है इसे। चलिए अभिषेक जी। जी सर, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आरक्षण, जो 33% आरक्षण हुआ है ना मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की स्पेशली बात कर रहा हूँ, उससे थोड़ा रोजगार में कमी आई है पुरुषों के लिए। पूरा एक तरफा चली जाती है ना, 33% सीटें खत्म ही हो जाती हैं दोनों लड़कों के लिए, उसमें दिक्कत आती है। वेरी सर 35% जो हो लेकिन चुका है।
लेकिन सर जो महिलाओं को थोड़ी सी जो सुविधा दी है, जैसे आरक्षण की बात करी सर ने, तो जैसे महिलाएं हैं पुरुषों की अपेक्षा वो भी तो नहीं दे पाती ना, उनके पास इतना टाइम भी तो नहीं होता कि वो इतना टाइम पढ़ाई में दे पाए या कुछ और। इसलिए थोड़ी बोलिए सी अगर बोलिए। उन्हें मतलब दे रहे हैं ज्यादा, तो इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है। नहीं तो अभी तो मौका भी तो मिलने लगा है, तो नहीं है हमारी सशक्तिकरण में, आपने भी देखा है हमने भी देखा है कि अब देखो बहुत सारे मौके मिलने लगी, सरकार भी अपॉर्चुनिटीज देने लगी है बहुत सारी जगह पर। तो ऐसा नहीं है कि अब पीछे इतने बराबर ही चल रही है, सब बराबर चल रहे हैं, बराबर है पुरुषों की। बराबर तो है, मतलब जैसे हम अपनी तरफ से देखें और सब चीजों में तो बराबर है, पर उतना जैसे किसी भी टेस्ट की बात करें अगर हम, तो टेस्ट में जितना टाइम लड़कों के पास होता है उतना टाइम लड़कियां नहीं दे पाती, उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो उतनी तैयारी कर पाए या फिर कुछ और कर पाए। उतनी कोचिंग जैसे बाहर निकलने की सुविधा नहीं होती उन्हें कि वो बाहर निकल के कोचिंग वगैरह कर पाए। तो अब तो ऑनलाइन भी सुविधाएं हो गई हैं, अब तो ऑनलाइन बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, लोड़कों के पास एक्चुअली टाइम नहीं है, वो अब बुरी संगत में चले जाते, कहीं घूमने जा रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ बैठे, वो टाइम का यूज नहीं कर रहे, लड़कियां सही यूज करती हैं। आप रिजल्ट भी देख सकते हैं अभी, एमपी बोर्ड की जो रिजल्ट आती है ना, इसमें आप देखिए टॉप कौन करता है, लड़कियां ही करती हैं, अभी देख लो आप, इस बार की रिजल्ट देख सकती हैं। भारती जी सहमत नहीं होना है उनकी बातों से, उनकी बातों को काटना ही है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्त्रियों को भी इतना ही अधिकार है कमाने का जितना पुरुषों को है। अगर स्त्रियां काम करने लगी तो पुरुषों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं, वो अपनी स्किल अगर बढ़ाए तो उनको जॉब मिलेगी। हमने हमारी स्किल को बढ़ाया है, इसलिए हमें जॉब मिली। और आज का जमाना ऐसा है जिसमें जेंट्स और लेडीज दोनों को कमाना बहुत जरूरी है। जो नहीं कमाएगा उसका उसके घर में उतना प्रभाव नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम हमारी तरीके से कमाते हैं, आप अपने तरीके से कमाओ, वैसा आप रख सकते हैं पॉइंट। बोलिए। हरियम जी इसमें डिबेट ऐप खोलना पड़ेगा। हरियम पटेल अनम्यूट करके बोलिए, ये हरिओम डिबेट जी, का आप सेक्शन, आप भी बोल सकते हैं, बोलिए। डिबेट करिए ना आप उनके साथ। जी मैम। आंसर दीजिए उनके। जो आपने लिख के भेजा ना वो बोल सकते हैं, क्या बोलिए। है मैम, जैसे महिलाओं का है, महिलाओं कितनी भी कुछ भी हो, कितना भी काम करें, उनके काम के लिए हर बात पे वो किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, मतलब उनको बताया नहीं जाता कि सही है, उन्हें ना करने के लिए कहा जाता है। अगर उनके लिए सरकार कुछ काम कर रही है, भले ही कुछ भी हो, चाहे वो गलत हो या सही तरीके से हो, तो वो सही ही है उनके लिए। है बेरोजगार कोई भी फेरे, मेल फेरे, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। महिलाओं का सशक्तिकरण अगर हो रहा है तो वो सही है, क्योंकि उनको हर बात पर, वो हर मोड़ पर रोका जाता है, टोका जाता है। अगर वो आज अपने दम पर वो सक्षम हो सके, तो उनके लिए जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो भी छूट दी जा रही है, वो एकदम परफेक्ट है। चलिए, और कोई इनको जवाब देना चाहेगा? चलिए मैं ही दे देता हूँ इनका जवाब ही। यस यस, बोलिए। अभी भाई मेरे देखो, अगर सरकार प्रमोट कर रही है तो आप बहुत सारे देख सकते हो कि अभी बहुत सारी बड़ी कंपनियों के सीईओ भी तो लड़कियां ही हैं। ऐसा नहीं है, आप जैसे सावित्री जिंदल को देख सकते हो, इंदिरा नोई है, पेप्सिको की सीईओ है, वो वगैरह प्रमोट तो हो रही है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को मौका नहीं मिल रहा है, अब तो मौका मिल रहा है, और हमारे घर में भी सजा के सबके यहाँ भाई बहन होते हैं, तो अभी हम लोग भी तो प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को बराबर नहीं, ये है कि आरक्षण जो मैंने बोला उसको 33 से लाके 20 कर दो, 15 कर दो, ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल खत्म कर दो, मौका तो देना ही है। पहले हम जानते थे कि हाँ मतलब पहले मौका नहीं मिलता था महिलाओं को, अब पीछे रखा जाता था कि उन्हें बढ़ने नहीं दिया जाता, लेकिन आज के समय में डिजिटल मीडिया में आप देख सकते हो कहीं भी हर जगह महिलाएं छाई हुई हैं। अभी वोमेन्स टीम भी देख सकते हो आप, बहुत सारी कंपनीज के सीईओ भी देख सकते हो।
आप भी सही कह रहे हैं, लेकिन इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर बात पर, हर मोड़ पर उनको रोका ही गया है, कभी उनको आगे बढ़ने दिया नहीं गया है। अगर वो खुद से बढ़ वही रही तो। है तो ही बढ़ा है कोई, और सरकार थोड़ा कदम उठा रही है तो वो सही है। अब तो सब प्रमोट कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है। आप हमारे कलीग्स भी देख सकते हो, भारती जैन जी, पल्लवी जैन जी भी हमारी कलीग्स ही हैं, हमारे स्कूल में पढ़ाती हैं, हम लोग साथ में पढ़ाते हैं। अब लोग सब जी आगे बढ़ जी। के तो पढ़ा रहे हैं, और ये मौका ही तो है, घर वालों ने दिया, सभी ने मौका दिया, तो देखो वो भी आगे आ रही हैं, इतनी अच्छी एंकरिंग भी कर रही हैं, तो ये सब अब मौके मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मौके नहीं मिल रहे। जी वो तो ठीक है। सर बोलिए, जी, और कोई बोलिए। मौके तो मिलते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें पहले संघर्ष करना पड़ता है। जब तक हम आगे नहीं आएंगे, हमें मौके नहीं दिए जाएंगे। इसीलिए पहले उसके लिए भी संघर्ष हमें पहले से करना पड़ता है। अगर हम आगे नहीं आएंगे तो वो मौका भी छीन लिया जाएगा। एक पॉइंट मैं आपको देता हूँ कि अगर इंटरव्यू चल रहे हैं, कोई एक शिक्षक को लेना है, और एक लेडी जाती है, एक जेंट्स जाता है, दोनों सक्षम है, ठीक है, दोनों अपनी जगह पे सही है, तो किसको लिया जाता है आपको? या जेंट्स को लिया जाता है या लेडीज को लिया जाता है? पसंदगी सबसे पहले किसकी होती डिपेंड करता है सर, जजेस के हिसाब से, जजेस कौन है। और आज के समय में मतलब ऐसा है कि विकास सिद्दीकी सर हैं, जो आईएएस अकेडमी चलती, दृष्टि आईएएस उनकी, उन्होंने भी बोला था, मतलब कि उसमें सुंदरता भी देखी जाती है, ऐसा नहीं है कि आपका सुंदर होना जरूरी नहीं, सुंदर होना भी जरूरी है आपके इंटरव्यू में। आपके हाव भाव तो डिपेंड करते हैं कि आप कैसा बोल रहे हैं, उसके साथ साथ आपका सुंदर होना भी जरूरी है, तो उसमें है? मौका मिल जाता है, गर्ल्स को मिल जाता है, ऐसा नहीं है। तो मान लो कि एक जेंट्स और एक लेडीज दोनों सक्षम है, दोनों इंटरव्यू के लिए गए हैं, और दोनों ने जितना भी जवाब दिया है सबको इम्प्रेस किया है दोनों ने। तो सचमुच अगर इंसानियत के नाते देखा जाए, तो वो जेंट्स को ज्यादा जरूरत है कमाने की, या लेडीज को ज्यादा जरूरत है? क्या बोलेंगे आप? सर उसकी किसी करंट लेडीज को सिचुएशन पर बोलना, एक डिपेंड मिनट करता है। अभिषेक जी, अभिषेक जी एक मिनट, किसी लेडी को बोलने दो। पल्लवी जी आप सर कुछ इस बोलेंगे, जगह आप पे बोलिए। पल्लवी जी आप बोलिए। सर दोनों ही को है ज्यादा जरूरत। अगर पुरुष कमाता है तो मैं लेडीज को मांगना पड़ता है, अगर महिला कमाएगी तो फिर उसको मांगना भी नहीं पड़ेगा, जितना खर्चा करता है उतना खर्चा भी करेगी, है ना। और बचा के नहीं पुरुष बचा के नहीं रखते ज्यादा पैसा, वो तो उड़ाते जाते हैं। ये महिलाएं गलत तो है। और खर्चा भी बहुत करती है। देखिए, मैं इस डिबेट में नहीं करना चाहता, पर आप जो बोल रहे हैं ना वो थोड़ा ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं। भारती जी आप बताइए क्या बोल सर जॉब की ज्यादा जरूरत तो पहले पुरुष को होती है, क्योंकि महिला तो अगर जॉब नहीं है महिला के पास तो वो अपने मतलब घर में है, मतलब उतनी जरूरत नहीं है कि नीड है। लेकिन अगर पुरुष काम नहीं करेगा तो ये समाज भी उस पुरुष को जीने नहीं देगी। और घर जो चलता है वो पुरुष की ही कमाई से चलता है, अगर देखा जाए तो महिला कितना भी कर ले। वेरी गुड, वेरी नाइस भारती जी। और अभिषेक जी आप बताइए, आप क्या कहना? जैसा भारती मैम ने बोला, भारती मैम ने सही बोला कि अगर लड़के काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी कोई इज्जत नहीं है समाज में, सबसे पहले उनके लिए वर्क बहुत जरूरी है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन करंट सिचुएशन देखकर दोनों को एनालाइज कर सकते हैं। अगर घर पे एक 25 साल से बड़ा लड़का बैठा है जो काम नहीं कर रहा है, और 25 साल से बड़ी एक लड़की बैठी है जो काम नहीं कर रही, तो समाज के लोग और घर के लोग दोनों जी, ताना किसको देंगे? लड़के लड़के को को देंगे, देंगे लड़की को? ऑब्वियसली। समाज भी लड़के को देगी, जी। और सारे घर वाले भी लड़कों को ही देंगे। शर्म नहीं आती है रोटियां जी। तोड़ते हुए? जबकि लड़की को कोई कुछ नहीं आवाज। बोलेगा। जी।
भारती नापिक जी, आप बताइए आप क्या कह रहे हैं इसमें? सर काम तो दोनों को बराबर करना चाहिए, लेकिन लड़कों को ज्यादा जरूरी है। लड़कियों के लिए तो फिर भी बोल लेते घर वाले कि चलो पढ़ाई वढ़ाई हो गई तो शादी की बात करते हैं कि अब इसको इसकी शादी करनी है। पर लड़कों के लिए तो ऐसा है कि अब उनकी लाइफ तो मतलब दूसरों के साथ भी जुड़ी रहती है, तो उनको तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। लड़की से तो हमेशा यही बोले हैं कि पढ़ लिख तो नहीं होगी तो करना, बाकी फिर ज्यादा जरूरी नहीं है। पर लड़कों से यही बोला जाता है कि तुम्हें तो कमाना पड़ेगा, तुम घर पे बैठ के नहीं खा सकते। वेरी, तो ये जो विषय पे हमने बात की ना, आप सबके विचार हमने जाने समझे, और आप पहले तो घबरा रहे थे पर अब सब बोल रहे हैं ना, तो यही विषय आपको आज के नियत कार्य में देने वाला हूँ मैं। इसी विषय के ऊपर सिर्फ 5 मिनट का वीडियो आपको बना के डालना है, आपके जो भी विचार है। समझ में आ गया? किसी को अगर समझ में नहीं आया तो बोलिए, मैं फिर से समझा, ठीक है ना? सर तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बनानी है। नहीं, आप जो लड़कियां हैं ना वो लड़की की तरफ का बनाना, जो लड़के हैं वो लड़के की तरफ की बनाना। लड़के अगर ये भी मानते हैं कि हाँ लड़कियों को जॉब ज्यादा होनी चाहिए, तो भी उनको ऐसा बोलना है कि नहीं, लड़कों के पास ज्यादा जॉब होनी चाहिए, क्योंकि जब से स्त्री सशक्तिकरण हुआ है तो बेरोजगारी बढ़ गई है लड़कों की, क्योंकि सारी नौकरियां अगर बहनों ने ले ली तो भाई क्या करें? उसके बारे में लड़के बोलेंगे, लड़कियों को बोलना कि हाँ हमारा हक है, क्यों नहीं। भले ही आप सब मानते हो कि जेंट्स को ज्यादा कमाना चाहिए या उसको ज्यादा जरूरत है, फिर भी आपको वो नहीं बोलना, आपको सिर्फ अपना पक्ष रखना है, लड़कियों का पक्ष रखना, ठीक है? बहुत बार ऐसा होगा, जो विषय आपको दिया गया ना उसकी पॉजिटिव साइड आप होंगे पर आपको नेगेटिव बोलना पड़ेगा, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? चलिए, तो एक बार फिर से मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ कि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, देन एंकरिंग, देन डिबेट, ये तीनों चीजें हमने सीखी है ये हमारे 6 वेबिनार में, और आज आखिरी वेबिनार है और हमारे पास आखिरी के अभी 20 मिनट बाकी है। इस 20 मिनट में इन 6 वेबिनार के अंदर जो भी मैंने सिखाया है उसमें से कोई भी क्वेश्चन हो XYZ तो आप अभी पूछ सकते हैं मुझसे। तो क्या आप हम सबके जो भी डाउट्स है ना वो क्लियर हो? किसी को भी कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। EPS, एंकरिंग एंड डिबेट, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछिए, अगर नहीं है तो फिर मैं पूछता हूँ आपको और आपको जवाब दूँ, ठीक है? चलिए मैं इंडिविजुअली पूछूंगा। अनुजा जी आप जवाब देंगी, जो 1 मिनट फॉर्मूला मैंने सिखाया था ना वो आपको बताना है किस तरीके से काम करता है वो। अनुजा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। 1 मिनट फॉर्मूला पता है आपको? सर मैं सुन नहीं पाई आप। 8 मिनट, 8 मिनट का जो फॉर्मूला सिखाया था ना वो पता है आपको? मेरी आवाज आ रही है ना आपको? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरा। क्लियर नहीं आ रही है? चलिए 1 मिनट ना। अभी आ रही है क्लियर? अभी वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो।
हेलो, अभी मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी सर, हम लोगों को तो आ रही है। सर अनुजा जी आ रही है ना? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 मिनट फॉर्मूला जो था वो आपको पता है? अगर नहीं है तो मैं फिर से बताता हूँ ये। नो सर। वेरी गुड। और किसी को याद है? भारती नापित जी आपको पता है? चलिए आप ही बता दीजिए। अनुजा जी सुनना। वीडियो बनानी है, उसमें 4 पार्टों में डिवाइड करना है। 2 2 मिनट्स की वीडियो रहेगी। उसमें पहले अपन को मतलब वीडियो अपना बॉडी मूवमेंट देखना है और ऑडियो को म्यूट रखना है। और सेकंड वाले में ऑडियो को सुनना है और वो मतलब मोबाइल उल्टा रख के सिर्फ ऑडियो सुने। और एक बार ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ देखना है कि मतलब बॉडी मूवमेंट में और अपनी मतलब जो अपन बात कर रहे हैं उसमें कहाँ अपन ने गलतियां की हैं। जी सर, 8 मिनट फॉर्मूला यही है। इसमें 1 मिनट फॉर्मूला तो आपने बता दिया, पर उसमें काम कैसे करना है? मान लो आपने पहले वीडियो बना के देखा, ठीक है, ऑडियो बंद करके सिर्फ वीडियो देखा, उसमें क्या देखना है? तो फर्स्ट मतलब पहली वीडियो अपन बनाएंगे तो उसमें सिर्फ अपन को अपनी वॉइस सुनना है कि अपन ने शब्दों में कहाँ मिस्टेक की है और कहाँ गलतियां की हैं बोलने में, वो सुधारना है। और फिर सेकंड वाली वीडियो में अपन को अपनी मतलब वीडियो देखना है कि अपना आई कांटेक्ट कैसे हो रहा है, बात कैसे रख रहे हैं, हाथों के इशारे, ये देखना है। वेरी गुड, और एक तो दोनों को एक साथ देख सकते हैं कि अपन ऑडियो भी सुने उसका और वीडियो भी देखें। नाइस। और ये सारी चीजें लिखनी है हमें, और उसके बाद दूसरा जो वीडियो हम बनाते हैं उसमें ये जो भी गलतियां हमसे हो रही थी वो ना हो, उसकी हमें ध्यान रखना करना। है। ठीक है, तो वैसे आप अगर वीडियो बनाते जाएंगे तो आपकी सारी गलतियां निकल जाएंगी। ठीक है, अनुजा जी सुना यस सर। आपने? डन। यस सर। हाँ, तो अब आप बताइए क्या सुना, क्या है 1 मिनट फॉर्मूला? अब पहले से जो वीडियो बनाया उसकी वॉइस, ओनली वॉइस सुननी है। और दूसरी वीडियो में बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। और जो थर्ड वीडियो बनेगी उसमें वॉइस और बॉडी लैंग्वेज दोनों को देखना है। किस तरीके से? मान लीजिए आपने वीडियो बनाया, ठीक है, तो उसमें से आप वॉइस जो है उसमें उतार चढ़ाव किस तरीके से देखेंगे उसको, फेशियल एक्सप्रेशन? शब्दों के हिसाब से, जैसे अगर हमने कोई शायरी बोली है तो शायरी में इशारों की जरूरत होती है। और फेस पे स्माइल भी होनी चाहिए। अगर कोई कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डन डन। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ तो आप सबके माइंड में वो घुस जाएगा। 8 मिनट होते हैं हमारे पास, पहले 2 मिनट का वीडियो बनाना, ठीक है, तो हमारे पास अभी 6 मिनट बाकी है। दूसरे 2 मिनट में क्या करना है? वीडियो जो है वो, यानी हमारा मोबाइल उल्टा कर देना है, सिर्फ आवाज सुननी है, वीडियो देखना नहीं है। तो जो आवाज सुनेंगे उस आवाज से आपको समझना है कि आप क्या कहना चाहते हैं, उतार चढ़ाव ठीक से है या नहीं, वो सारी चीजें लिखनी है। अगर आपकी स्पीड फास्ट हो रही है या स्पीड बहुत कम हो रही है, स्पष्ट आवाज आ रही है नहीं आ रही है, आपकी आवाज स्पष्टता से लोगों को सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है, ये सब कुछ लिखना है। उसके बाद 4 मिनट हो गए, उसके बाद वीडियो देखना है म्यूट करके, सिर्फ आपके फेशियल एक्सप्रेशन और आपके हैंड जेस्चर पोस्टर से आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो लिखिए कि ये कमियां हैं, ठीक है। और उसके बाद वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन रख के आपको देखना है, और वहां पे जो जो कमियां आपको लगती है वो सारी लिखनी है। उसके बाद का जो वीडियो बनाएंगे ना, उससे पहले हमें वो सारी कमियां पढ़नी है एक बार। ये पढ़ लिया, इसमें जो भी गलतियां मैंने खुद से लिखी है ये नहीं होनी चाहिए, तो वो सारी गलतियां नहीं होनी चाहिए दूसरे वीडियो। तो उस तरीके से जैसे जैसे आप वीडियो बनाएंगे, 21 दिन आपने अगर वीडियो बना लिए
ये एक एक गलतियां निकालते हुए तो आप बहुत अच्छे वक्ता बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब मुझे बताइए सैंडविच फॉर्मूला कौन बताएगा? पल्लवी जैन जी, आप बताइए सैंडविच फॉर्मूला क्या है, पता है आपको? सर 15 जैसे ब्रेक होता है 15 मिनट पहले परिचय देना है, फिर 70 मिनट मतलब उसमें मिक्स करना है, तब बातों को मिक्स करके बताना है, और लास्ट के 15 मिनट एक शायरी या कुछ की तरह सर सॉरी। घबराना नहीं है पल्लवी जी, मिनट नहीं परसेंटेज, क्योंकि हमें 100 मिनट बोलने का मौका नहीं मिलने वाला। हमें मान लो 2 मिनट बोलने का मौका मिला तो उसके 15%, यानी कि 15%, 15% ओपनिंग करना है, 15% क्लोजिंग करना है, और बीच का 70% जो हमें टाइम मिला उस टाइम में हमें हमारा पूरा डेटा डालना है। क्लोजिंग है उसमें क्या करना है, तो जो 70% का डेटा है ना उसका पूरा निचोड़ निकाल के एक ही लाइन में अगर हमें बोला जाए बोलने के लिए तो किस तरीके से बोलेंगे, वो हमें आखिरी 15 सेकंड में बोलेंगे। और पहले 15 सेकंड में विषय के अनुरूप शायरी या कहानी डाल के हमें बोलना है, जिससे मजबूत ठोस शुरुआत लगे और लोग सुनने के लिए आतुर हो जाए, समझे हम। ठीक है, इसे बोलते हैं सैंडविच फॉर्मूला। अगर सैंडविच आप खाते हैं ना तो ऊपर का ब्रेड अगर नहीं है, नीचे का ब्रेड है और बीच का मसाला है, तो उसको खाने में मजा आएगा? उसे सैंडविच बोल पाएंगे हम? नहीं। चलो मान लो ऊपर का ब्रेड नहीं है और ये मसाला है और नीचे का है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने डायरेक्ट डेटा पे काम किया, ओपनिंग किया ही नहीं और सिर्फ क्लोजिंग लिया। तो ऐसी जो सैंडविच आपने, ऐसी जो स्क्रिप्ट आपने रखी होगी सबके सामने, तो लोगों को सुनने में मजा नहीं आएगा। उसी तरीके से सिर्फ ओपनिंग और सिर्फ क्लोजिंग, सिर्फ दोनों ब्रेड ही होंगी, बीच का मसाला नहीं होगा, तो उसे सैंडविच कहा जाएगा? नहीं। सिर्फ ब्रेड खाने में लोगों को मजा आएगा? नहीं। और मान लो ओपनिंग भी मस्त किया और आपका डेटा भी मस्त है, पर क्लोजिंग आपने किया ही नहीं, समय समाप्त हो गया। तो अगर बाजार में जाते हैं सैंडविच लेने तो सिर्फ मसाला और उसके ऊपर ब्रेड रख के दे दिया तो मजा आएगा सैंडविच में? उसे सैंडविच बोला जाएगा? नहीं, सारा मसाला गिर जाएगा नीचे। ठीक है, तो ऊपर नीचे यानी ज्यादा है, कंप्लीट 15 दर्जन, वो अकेले कैसे ला पाएगा, उसको भी ले जाओ। और बीच में मसाला भी होगा। तो वो जो सैंडविच खाने का मजा ये है ना वो वो रहा सामने, ये ऑटो इतना वाला है ना, अच्छा वो होगा उसको फोन कि करके बोल देगा तो बेसमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो वो सैंडविच खाने का जो मजा है ना वो कुछ अलग ही होगा। जल्दी करो, उसी निकालना तरीके है। से आपकी स्क्रिप्ट अनिका जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। उसी तरीके से आप अपनी जो स्क्रिप्ट है ना उसको ये सैंडविच फॉर्मूला से तैयार करेंगे तो लोगों को यानी कि ऑडियंस को जिस तरीके से सैंडविच खाने में मजा आता है ना उस तरीके से आपकी स्क्रिप्ट सुनने में मजा आएगा। ठीक है, तो 1 मिनट फॉर्मूला हो गया, सैंडविच फॉर्मूला भी हो गया। उसके बाद आइस कांटेक्ट। आइस कांटेक्ट नहीं, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट के लिए आई मीन्स हमारी आंखें। आई कांटेक्ट के लिए मैंने क्या फॉर्मूला दिया है आपको, कौन बताएगा? बता दे सर। यस प्लीज। आप चारों साइड दो दो कटोरियां रख लो या बर्तन रख लो, चार दो कटोरी पूरी, दो दो कटोरी चारों साइड पे बोलो, एक दो कटोरी पहले आइस कांटेक्ट करती हूँ। 4 कटोरियां नहीं, 6। हमें हमारी ऑडियंस को 6 अलग अलग पार्ट में बांटना है और चारों तरफ नहीं रखनी है। इस तरफ हमें खड़ा रहना है और इस तरफ 3 और इस तरफ 3, वैसे 6 रखनी है कटोरी। और उन कटोरियों को देख के हमें बात करनी है, ऑडियंस वो हमारी है उस तरीके से मान के। वैसे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे साइमल्टेनियसली, यहाँ से सीधा यहाँ, यहाँ से वापस पीछे, पीछे से यहाँ आगे, उस तरीके से आप अपने आई कॉन्टेक्ट थोड़ी थोड़ी देर बाद बोलते समय घुमाते रहेंगे तो आपको आई कॉन्टेक्ट का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जिससे लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। लोगों को लगेगा कि ये जो स्पीकर है
हमसे देख के बात कर रही है, हमारे साथ आई कांटेक्ट है, इसलिए वो लोग कहीं बहकेंगे नहीं, कोई दूसरे विचार में नहीं चले जाएंगे, वो उनका ध्यान मोबाइल में नहीं जाएगा, वो अंदर अंदर अपने दोस्तों के साथ बातें करने में नहीं लगेंगे। उनको लगेगा कि ये स्पीकर जो है हमें देख के बात कर रही है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये जो बोल रही है उसमें भी हमें मजा आ रहा है, एक कनेक्शन है। तो आई कांटेक्ट होगा तो लोग आपको सुनने में बहुत ही ज्यादा रुचि लेंगे और आपको भी मजा आएगा, लोग आपसे जुड़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। तो आई कांटेक्ट भी जरूरी। दूसरा एक फॉर्मूला मैंने सिखाया था जिससे आपको स्टेज फियर नहीं है। स्टेज के ऊपर जब आप जाते हैं ना तो आपको फियर ना आए, उसके लिए क्या करना है मैं समझा देता हूँ फिर से, बहुत दिन हो गए ना, भूल गए होंगे। एक तो जहां पे जाके आपको बोलना है वहां पे जाके जो एटमोस्फियर है ना उसको फील कर लो पहले, ठीक है। जब आपको बुलाया जाए बोलने के लिए तो एकदम कॉन्फिडेंस में खड़ा होना है, कंधे एकदम सीधे रख के, फेस को एकदम सीधा रख के, फिर कॉन्फिडेंस के साथ चल के जाना है। हाथ में जो कुछ भी है आपके पास वो एकदम सटीक तरीके से पकड़ना है, गिरना नहीं चाहिए। वहां पे जाके पोडियम पे जाके अपनी स्किट को आप रखिए और एक स्माइल कीजिए, ऑडियंस को देखिए, काउंट डाउन कीजिए 10 to 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उसके बाद विद स्माइल बोलना शुरू कीजिए। कॉन्फिडेंस इतना अच्छा रहेगा आपका, सारी जो भी आपके अंदर डर है ना, स्टेज फियर है, वो निकल जाएगा और आप अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। दूसरा फॉर्मूला, आप अपने माइंड को ये संदेशा भेजिए कि जितने लोग ऑडियंस में हैं वो सारे आपके स्टूडेंट हैं। तो आप अपने स्टूडेंट के सामने तो हर रोज बोलते ही हैं, तो आपको वो कॉन्फिडेंस भी आएगा। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जितने ऑडियंस में बैठे हैं ना सब 8 साल से कम उम्र के बच्चे बैठे हैं, तो उन लोगों को जिस तरीके से आप समझाते हैं उस तरीके से अगर आपने अपनी स्पीच एकदम स्पष्टता से और अच्छी आवाज में देना शुरू कर दिया तो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। जो भी आपने सीखा है, समझा है, जिसका प्रैक्टिस किया है, वही सारी चीजें आपका माइंड आपके तक पहुंचाएगा। अगर आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होंगे, कहीं पे भी आप रुके तो आपने अपने हाथ में मैंने जो बोला था उस तरीके से मुख्य पॉइंट लिखने हैं, मेन पॉइंट, या फिर एक पर्ची रखिए जो पोडियम पे रख सकते हैं, उसमें मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सिर्फ मेन पॉइंट्स को ही देखना। सारी स्क्रिप्ट अगर पढ़ के आप बोलना शुरू कर देंगे कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, कुछ भी भूल गए नहीं कर पाओगे, आई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए मेन पॉइंट्स ही लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस अगर की हुई होगी, मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, सब कुछ याद आ जाएगा, कहीं पे भी आप ब्लैंक नहीं रहेंगे, ठीक है। और रट्टा कभी नहीं लगाना है, सिर्फ जो भी सब्जेक्ट है ना उस सब्जेक्ट को समझना, सब्जेक्ट को समझ के अगर आपने बोलना शुरू किया बहुत बेहतरीन आप बोलेंगे, ठीक है। चलिए ये बात हो गई इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग की, एक अच्छे वक्ता तो आप बन ही गए हैं। अब एंकरिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक एंकर क्या होता है, तो एंकर होता है ऑडियंस और स्टेज के ऊपर जो लोग हैं उन दोनों के बीच की कड़ी। स्टेज के ऊपर जो लोग हैं वो क्या प्रस्तुत करने वाले हैं ये सारी बातें ऑडियंस को कौन बताएगा, तो एंकर बताएगा। जिस तरीके का एंकर होगा उस तरीके का प्रोग्राम होगा। अगर एंकर बहुत बढ़िया हुआ प्रोग्राम बहुत बढ़िया चलेगा, अगर एंकर थोड़ा भी ढीला हुआ तो प्रोग्राम ढीला हो जाता है। एंकर के पास क्या होना चाहिए, कम से कम 15 से 20 कहानियां, 15 से 20 अलग अलग शायरी और 15 से 20 अलग अलग सुवाक्य होने ही चाहिए। जो सब्जेक्ट दिया गया है उस सब्जेक्ट के मुताबिक वहां पे कहीं पे भी उसको फिट करना होता है, ठीक है। ऑडियंस की बॉडी लैंग्वेज जो है उसे समझना भी काम किसका है, एंकर का है। एंकर हमेशा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में होना चाहिए, उसके कंधे कभी झुके हुए नहीं होने चाहिए, हमेशा सीधे होने चाहिए, सिर हमेशा सामने की ओर होना चाहिए और अलंकारिक शब्दों का प्रयोग हमेशा करता हुआ दिखना चाहिए, उसे बोलते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ एंकर नहीं बनना है, हमें प्रभावी एंकर बनना है। हमें
ऑडियंस को कनेक्ट रखना है हमारे पास, ऑडियंस को कनेक्ट रखना है स्टेज के ऊपर जो भी कुछ हो रहा है उसके साथ, और जो भी लोग आ रहे हैं एज अ गेस्ट, एज अ चीफ गेस्ट, उनके परिचय भी जब हम देंगे तो अलंकारिक भाषा में देंगे, जब जिससे क्या होगा कि वो जो गेस्ट आया है ना वो भी हमें याद रखेंगे। तो दूसरी जगह कहीं पे भी प्रोग्राम होता है तो वो हमें सजेस्ट कर सकते हैं, वो हमें प्रमोट करेंगे। ठीक है, ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वो भी हमें प्रमोट करेंगे अगर हमारी एंकरिंग उनको पसंद है। तो एंकर का काम क्या है, पूरे प्रोग्राम को एकदम लाइव रखना है, यानी कि जीवंत रखना है। ये भी काम हम करेंगे। और आज मैंने सिखाया है आपको डिबेट। डिबेट में भाषा पे संयम रखना है, माइंड पे संयम रखना है, कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोलना है, कोई सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक बाबतों पे टिप्पणी नहीं करनी है। जो विषय दिया गया है उसका पॉजिटिव या नेगेटिव क्या बोलना है वो पहले से जान लो और उसके मुताबिक ही बोलिए। सामने वाला जो बोल रहा है उसका भी सम्मान रखना है, उसको अपमानित नहीं करना है। उस तरीके से हमें हमारी बात रखनी है जिस तरीके से हमने अभी डिबेट किया था ना, सब लोग अपने अपने पॉइंट्स रख रहे थे पर किसी को कुछ बुरा नहीं लगा। उस तरीके से ही हमें डिबेट करना है। समझ रहे हैं आप सब? ओके, मैंने ये सारा एक संक्षिप्त में आपको सब कुछ समझा दिया। अभी उसमें कोई क्वेश्चन है आप सबको? नहीं है ना? तो ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम आज का खत्म होगा आपको एक वीडियो डालना है 1 मिनट का, जिसमें आज आपने कौन सी 3 नई चीजें सीखी वो बोल के डाल देना है। और उसके बाद मैंने विषय आपको दे दिया है डिबेट का, उस डिबेट के विषय पे आपको 5 मिनट का वीडियो बनाने के भी डालना है। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि 6 वेबिनार हम लोग साथ में रहे। अगर कभी मौका मिला तो फिर से जुड़ेंगे। बाकी ये आखिरी वेबिनार है हमारा। तो आप सबका साथ बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ, और आशा है कि आपको भी मजा आया होगा मेरे साथ सीखने में। अगर मजा आया है तो कमेंट बॉक्स में थंब डालिए तो मुझे भी लगे कि नहीं आप लोगों को मजा आया है। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद के साथ भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका थंब आया है। अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी थंब आ चुका है। पल्लवी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी। तो अनिता जी, सादर आमंत्रित करता हूँ आपको। आज का वेबिनार यहाँ पे खत्म होता है, आगे की कार्यवाही आप करें प्लीज। अनम्यूट कीजिए अपने आपको, आप म्यूट हैं। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छे से ये 6 सेक्शन लिए, उसमें काफी इन लोगों को मेरे ख्याल से इन लोगों को बहुत अच्छा स्किल डेवलपमेंट हुआ होगा, बॉडी हो, स्पीच हो, है ना। आप लोग सब प्रैक्टिस करिएगा और जहाँ पे भी आपको मौका मिले वो मौका मत छोड़िएगा एंकरिंग करने का, स्टेज पे खड़े होने का, है ना। जिससे आप लोगों का जो डर है, छोटे छोटे से स्टार्ट करिएगा तो बड़े स्टेज में जाने में आपको हिचकिचाहट नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच सर। हम महावीर वंदना करके इस सेक्शन को कम पूरा करें। जो मोह माया मान मत सर मदन मर रहे, जो विपुल विष्णु गीत में ध्यान धारण जी रहे, जो तरन तारन भव निवारण भव जल किसी रहे, वे वंदनीय दीनेश शंकर स्वयं महावीर। थैंक यू सो मच सर। सभी सर को थैंक यू बोलेंगे और लीव करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। चलिए मिलते हैं फिर।